नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड में कल चुनाव है। दो पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी, इस बार भी उन्हीं की बरदहस्त है, उन्हीं को ज्यादातर सीटें हासिल होनी है। लेकिन किसका क्या मिजाज रहेगा? पिछले 5 वर्षों से वहां 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए बीजेपी ने सत्ता में राज किया। ऐसे में जनता का क्या रुझान है, क्या माहौल है जिलों का, यह हम कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों से समझने की कोशिश करेंगे। हम किसी को हरा और जिता तो नहीं सकते अपने विश्लेषणों में, लेकिन हम जरूर रुझान समझेंगे, जनता का मूड और माहौल समझेंगे और ऐतराज है और नहीं है, इस विश्लेषण को भी समझेंगे। बातचीत की शुरुआत हम आपसे किशोर रावत से करेंगे। वो गढ़वाल में पत्रकार हैं। गढ़वाल रेंज में करीब करीब 40 विधानसभा सीटें आती हैं। उस क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या स्थितियां हैं, उस पर बातचीत की शुरुआत हम किशोर रावत से करते हैं। फिर पैनल जुड़ता चला जाएगा तो बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बातचीत किशोर जी आपसे, स्वागत है आपका जनज्वार में। और जानकारी ये सबसे पहले दीजिए जो हर पाठक दर्शक सुनना चाहेगा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है गढ़वाल रेंज में या नहीं? जी सर नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड के चुनावों की बात करें तो मुख्यतः जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है, क्योंकि दोनों ही मुख्यतः राष्ट्रीय दल रहे हैं। और उत्तराखंड में 91 से बीजेपी का थोड़ा अस्तित्व आया, क्योंकि राम मंदिर के बाद वो बीजेपी बहुत तेजी से एग्रेसिव हुई यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रवाद और मंदिर, क्योंकि यहाँ पे हर बहुत लोग भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम है, बहुत सारे मंदिर है, ये पार्ट अलग है। दूसरा, अगर गढ़वाल की 41 सीटें हैं, 41 सीटें हैं गढ़वाल में, उसमें अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है। सवाल ये है कि जो बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले बैक टू बैक, त्रिवेंद्र जी यहाँ पर 4 साल में 9 दिन कम रह गए थे, उनको हटाया गया। फिर उसके बाद तीरथ जी आए, फिर उसके बाद अब पुष्कर धामी जी है। एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है बिल्कुल है। जो सबसे मेन मुद्दा है पहाड़ में, अगर हम बात करें तो रोजगार, क्योंकि पिछले 5 साल में पीसीएस का एग्जाम नहीं निकला है। मेरी चकरौता विधानसभा में मैं गया था जब 4 जून की बात थी, इसी पिछले साल। तो मैं वहां पे लोगों से बात कर रहा था, तो कुछ लोगों ने मेरे से बात करी। जो लड़के थे वो देहरादून, करीबन 80-90 लड़के पूरे जो जौनसार बाबर के थे वो पढ़ने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि 5 साल से पीसीएस का एग्जाम नहीं निकला, तो इसके कारण वापस आना पड़ रहा। जो एक छात्र होता है या स्टूडेंट होता है, उसके पास सबसे बड़ी क्या होता है? समय, उम्र। और उम्र के दौरान जब उसकी एक तरीका होता है पढ़ने का, एक जोश होता है पढ़ने का, धीरे धीरे शांत हो जाता है, ठंडा पड़ने लग जाता है। कि जब तक अगर वो उसका एग्जाम ना हो, क्योंकि तैयारी करता है वो बहुत तेजी से तैयारी करता है अगर एग्जाम ना हो। सरकार ये कह रही है कि हमने जो रोजगार दिया है, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन सरकार बाहर कहती है हमने 7 लाख रोजगार दिए, विधानसभा में 7 लाख समथिंग कुछ बताती है, प्रदेश अध्यक्ष बाहर आके 8 लाख बताते हैं, फिर जैसे 10 लाख होते हैं। हालांकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी रोजगार को लेकर नहीं, क्योंकि हम विधानसभा के आंकड़े की बात करेंगे, विधानसभा में 7.5 लाख के करीब गई थे। एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है, महंगाई है। जो एक कड़वा तेल होता है जिसकी अक्सर बात की जा रही थी, कांग्रेस के लोगों ने तो कांग्रेस के लोगों ने तो उसे पोस्टर बना के डालना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है 220-230 तक जाएगा, तो एक पहाड़ का व्यक्ति उसके पास पहाड़ में, हालांकि कहने वाली बात है क्योंकि मैं भी पहाड़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने पहाड़ को बहुत करीब से देखा है, तो छोटी सी बात है कड़वा तेल, लेकिन ये बहुत असर करता है बजट पे। एलपीजी का सिलेंडर की बहुत बात करता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महंगाई, रोजगार, और खासकर जब कोविड के टाइम पे लोग वापस लौटे थे तो उनके लिए कहा था कि स्वरोजगार की योजना तैयार करेंगे, लेकिन स्वरोजगार की योजना ज्यादा नहीं हो पाई। इन्होंने मनरेगा के साथ भी जोड़ दिया। मनरेगा जिसके लिए बार बार बजट, इस बार 25% बजट घटाने की बात की गई है, 25% नेशनल में घटा है। तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये कितना कांग्रेस इसको उठा पाती है, ये सवाल है। बीजेपी ने जो लास्ट टाइम पे अपने पीएम सर आए, उसके बाद गृह मंत्री सर आए, उसके बाद तमाम ये जो लोग आए, योगी आदित्यनाथ आए, क्योंकि उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं वो, यमकेश्वर विधानसभा, वहां से उनका पंचूर उनका गांव है। उन्होंने जनसभाएं करी है। ये थोड़ा सा बिल्डअप इन्होंने किया है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से, और मैंने जितना करीब से देखा है, जो फिजिकल रैलियां नहीं हो पाई है उससे हुआ है। डिजिटल के टाइम से बहुत अच्छा, जो कहते हैं कि खर्चा, हालांकि खर्चा अलग से बात है, ये अलग सारी चीजें है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी कितना फायदा उठा पा रही है, ये बड़ी बात है। और बीजेपी के कई सीनियर लीडर से मेरी बात हुई है, तो मार्जिन जो रहेगा मतलब 4-10% का, वो बहुत करीब का है, ज्यादा नहीं है। बहुत आपको मैं जानकारी बताऊंगा कि 11 सीटें ऐसी है जिसमें 500 से 2,500 में ही जीत हुई है पिछली बार, जब मोदी लहर थी, प्रचंड लहर थी। हाँ, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और इनके कई मंत्री अपनी विधानसभाओं से बाहर नहीं निकले,
मुख्यमंत्री खुद आपको जानकर हैरानी होगी, 4 जुलाई या 6 जुलाई को जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, उसके बाद जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, 25 दफा वो खटीमा अपनी विधानसभा गए। उसके बाद लगातार पिछले 6 दिन से तो वो वहीं है। हरीश रावत बाहर नहीं निकल पाए। हरीश रावत अपनी लाल कुआं विधानसभा में रहे। हरीश रावत और कांग्रेस में दिक्कत यह है कि गुटबाजी है। वो गुटबाजी थोड़ी शांत हुई है गणेश गोदियाल के आने के बाद। थोड़ा गणेश गोदियाल जी ने इन्होंने अपना बिल्डअप किया है। लेकिन दोनों पार्टियों को अगर हटाना चाहते थे या फिर इन दोनों को अलग करना चाहते थे तो आप पार्टी निकल के आई, बहुत तेजी से भागी, लेकिन डाउन हो गई। यूकेडी जो एक क्षेत्रीय दल था उसको आना चाहिए था। अब रही बात उत्तराखंड में वोटर्स की बात करें तो इस सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां कहने की स्थिति में नहीं कि हम सरकार बना रहे हैं। हालांकि बयानों में आपने देखा होगा लगातार ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे, हमने सरकार, हम 45 ला रहे, कोई 60 कह रहा। बीजेपी ने 60 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी के नेता 40, कोई 36 कह रहा, तो कह रहा है 36 आ जाएंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। एंटी इनकम्बेंसी से इस बात को टाला जा सकता है। 22,000 उपनल कर्मचारी। इस सिलसिले में बात करते हैं थोड़ा हॉट सीटों को भी, मतलब हॉट मसले भी हैं, सीटें भी हैं। चुनाव लड़ना है गंगोत्री सबसे ऊपर पहाड़ी हिस्से में, जहां से शुरू होता है उत्तराखंड, मतलब सीटें। अजय कोठियाल हैं आम आदमी पार्टी से, और नीचे नाम है हरीश रावत की बेटी है, हरिद्वार ग्रामीण की सीट से लड़ रही है अनुपमा इन रावत। दोनों सीटों के बीच में पूरा गढ़वाल बसता है, इधर मैदान है उधर चोटी है। इस बीच की स्थिति जो है, जो नेता या मंत्री खुद खड़े हैं, उनका उनका क्या लग रहा है आपको कि उनकी क्या इस बार जीत वो अपने को सुनिश्चित देख पा रहे हैं, जो बड़े नेता हैं राज्य गढ़वाल 1952 से अगर गंगोत्री सीट की बात करें तो कहते हैं कि जिसने गंगोत्री जीता उसने उत्तराखंड जीत लिया। ये एक चलन है। ऐसी एक कोटद्वार की सीट है, कहते हैं कि वहां पे मैं की बात हुआ, वहां पे ठाकुर लगातार 1957 से जीत रहा है। ये कुछ सीटें ऐसी है जिन मिथक इस बार शायद टूट सकता है। लेकिन आपने कहा कि आप पार्टी जब चुनाव चरम पर था, या लास्ट के आज की बात छोड़कर पिछले 3 की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी कर्नल कोटियाल सर, वो 3 दिन तक इंटरव्यू दे रहे हरिद्वार में। स्थिति की अगर बात करें, हालांकि जिस तेजी से उम्मीद लेके आई थी उत्तराखंड में कि बहुत तेजी उम्मीद लेके आएगी, बहुत तेजी से लोगों को चीजें देंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलर टाइम टू टाइम अपने स्टैंड क्लियर किए। केजरीवाल आए, केजरीवाल जी ने कहा हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को, यानी हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। उसके बाद फिर 300 बिजली यूनिट, फिर फ्री 5,000 बेरोजगारों को भत्ता। उनकी स्थिति क्या है, मतलब कोठियाल का माहौल क्या पक्ष में दिख रहा है, या वहां भी मतलब इकलौती सीट है जिस पर कहा जा सकता है? जी देखिए, अगर अभी क्योंकि वोटिंग नहीं डली है, हाँ। और हम प्रिडिक्शन रखे, शायद हो सकता है कि कर्नल सर ये बोल दे कि भाई तुमने ये कह दिया। अच्छा, ये एक मुश्किल है, कोई बात नहीं। चलिए इस बीच नहीं मुश्किल नहीं, स्थितियां तो पते है। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि आप किसी प्रत्याशी के लिए इतना वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि स्थिति में वहां पर बीजेपी कांग्रेस में कह सकता हूं कि क्योंकि राष्ट्रीय दल है, अब लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। विजयपाल सचवाण जो विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व विधायक थे, लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि वहां पे गोपाल सिंह रावत जिनकी डेथ हो गई थी, विधायक थे, उनकी जगह सुरेश चौहान जी को दिया है। वो भी मजबूत है, पार्टी के नेता है। कर्नल कोटियाल सर ने काफी काम किया है। अब कल ही जब सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी उसके बाद पता लगेगा। उसके बाद अगर आप चर्चा में रखेंगे तो फिर बता सकते हैं कि शाम की तरफ कल जरूर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए अब संजय स्वार से करते हैं, कुमाऊं मंडल से जुड़े, उसके साथ हमारे साथ कमल जी जुड़ रहे हैं, कोशिश में हैं। टेक्निकल अपनी दिक्कतें होती हैं इंटरनेट की, तो फिर बात उनसे करेंगे। उससे पहले संजय जी आपसे बातचीत करनी है। वो ये बताएं कि कुमाऊं मंडल में जो माहौल है, सबसे ज्यादा हॉट सीटें आप ही के मंडल में है। 2 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, एक पूर्व है एक वर्तमान है, उसके अलावा भी तमाम मंत्री लड़ रहे हैं। बंशीधर भगत भी वही है, उसके अलावा रणजीत रावत है सल्ट से। पूरे माहौल में क्या लग रहा है आपको, अगर एक पत्रकार की तरह चीजों को आप देख रहे होंगे? इसमें देखें तो सबसे पहले यह है कि हॉट सीट ज्यादा लाल कुआं की बात है जी। शुरू में हरीश रावत वहां फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 3 या 4 दिनों में स्थिति में उन्होंने कुछ सुधार किया है। लेकिन अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा ये तो जनता ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन हाँ कि वहाँ टक्कर है। ऐसे ही हम अगर
जागेश्वर की सीट की बात करें तो भाजपा ने वहां प्रत्याशी बदला है। वहां पे जो भाजपा के प्रत्याशी है वो पुराने कांग्रेसी ही है, गुरु चेले वहां पे आपस में लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी गोविंद सिंह कुंजवाल कड़ी टक्कर में है। और खटीमा की सीट का तो आपको बताया ही है कि खटीमा की सीट भी मुख्यमंत्री के लिए उतनी आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा अपनी सीट से बाहर निकल नहीं पाए। साथ ही जहां तक बंशीधर भगत का चुनाव कालाढूंगी सीट का सवाल है तो ये शायद बंशीधर भगत अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत रावत सल्ट न जाना चाहते हुए भी सल्ट गए, लेकिन सल्ट में वो बेहतर स्थिति में है। लेकिन शायद वो रामनगर की सीट को ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन हरीश रावत और रणजीत रावत के झगड़े में रामनगर से महेंद्र पाल को टिकट जरूर दिया है, लेकिन वो शायद वहां उतने मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के लिए नहीं है। वहां पे निर्दलीय कांग्रेस के संजय नेगी लड़ रहे हैं वहां पे। और हल्द्वानी की हम बात करते हैं तो हल्द्वानी में भी कड़ी टक्कर है, ऐसी बात नहीं है। इंदिरा देश की सीट है, उनके बेटे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मेयर प्रत्याशी हैं, मेयर जो जोगिंदर रौतेला है, तो वो भी टक्कर देने की स्थिति में आज के दिन में है। और जहाँ तक आप बातचीत करते हैं, थोड़ा कमल जी से बात करते हैं। कमल, आप एक चीज बताइएगा कि आखिरी समय में बहुत सारी सीटें तय हुई, यह दोनों पार्टियों में झगड़े चलते रहे, और आखिरी समय में जब सीटें तय होती हैं और फिर कई जगह त्रिकोणीय मुकाबले भी हैं, तो आपके पत्रकारिता के राजनीतिक पत्रकारिता का जो अनुभव है वो ऐसी स्थितियों में 3 सवाल है मेरा। एक तो आखिरी समय में कई सारी सीटें बदली गई, दूसरा ये कि त्रिकोणीय मुकाबला बहुत सारी सीटों पर दिखाई दे रहा है, जैसे आप रामनगर को त्रिकोणीय में चरम मान सकते हैं, और तीसरी बात ये कि त्रिकोणीय होने के बाद लाभ किसके हिस्से आमतौर पर जाता रहा है। और एक बात और जोड़ लें उसमें कि अगर उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश जैसे वोटिंग का प्रतिशत कम रहेगा तो क्या दिखाई दे सकता है। राजनीति है वो आखिरी कुछ पलों पे बहुत पलटती है। या तो जो स्टार प्रचारक आते हैं उनकी बातों से प्रभावित होती है जनता, मतदाता, या फिर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जैसे हल्द्वानी में अभी एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पे पैसा, शराब, मीट मांस, मुर्गा ये देने का आरोप लगाया है। तो जो छोटे मतदाता होते हैं वो इन सब चीजों से काफी प्रभावित होते हैं और इन्हीं चीजों पे वोट भी डालते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अमूमन घर में आराम फरमाते हुए दिखते हैं वोटिंग के दौरान, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, मध्यम या निचले तबके के लोग, वो वोटिंग करते हैं और वो इस सब छोटी छोटी चीजों से, चाहे वो शराब है, मीट मांस मुर्गा है या कोई अन्य छोटे मोटे लाभ हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। और राजनीति एक करवट लेती है उस समय जिस समय ये सब चीजें बहुत ज्यादा बड़े सिरे पर रुपया चलता है। दूसरा जवाब मैं आपको ये दूंगा आपके सहयोगी जो साथी पत्रकार हैं, संजय स्वार ने अभी एक कमेंट भी लिखा था, मैं क्या, और मैं भी जब अभी उत्तराखंड में था, क्या शराब और पैसा इस स्तर पर बट रहा है कि आखिरी समय में वह चुनाव को पलट सकता है। बाकी सालों की तरह हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ऐसा सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें तो हमारे को दोबारा से ये सब चीजें चलती हुई दिखी, क्योंकि इस बार निर्वाचन के साथ कोविड का भी एक जो नियम लागू है उससे ऐसा लग रहा था कि चेकिंग काफी हो रही है, तो ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। लेकिन जब हम ग्राउंड में गए और जैसे आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से साफ दिख रहा है कि दोबारा से पैसे का एक राज दोबारा से चलने लगा है, और हो सकता है कि मतदाता इससे भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं या इससे प्रभावित होते हैं। तो ये फिर से चल सकता है रुपये का या जो भी चीज का कोई सामग्री देने का जो एक प्रभाव है उससे वोटिंग में असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ जय सिंह रावत जी जुड़ गए हैं देहरादून से। जय सिंह रावत जी, अपना माइक ऑन करें और थोड़ी बात डिजिटल चुनाव पर करें कि डिजिटल प्रचार में चूंकि सरकार 5 साल से जनता में जाती रही अपनी योजनाओं के जरिए, अपने भाषणों, रैलियों के जरिए, मन की बात और तरह तरह की बातों के जरिए, विपक्ष के पास यह मौका नहीं था। ऐसे में डिजिटल ढंग से किया हुआ प्रचार विपक्ष की राजनीति और उसकी ताकत या सत्ता बदलने का जो संभव प्रयास है उसमें कितना बड़ा रोड़ा और पेच है। जय सिंह जी। देखिए,
देखिए, एक बार मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, एक बार यहाँ आए थे अमित शाह, जी। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, चुनाव काफी पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप सबकी जेब में मोबाइल है और मोबाइल में ऐसे आप डालो, मैसेजेस डालो, पोस्ट डालो, कुछ जो हंसाने वाले भी हों और डराने वाले भी हों। आप समझ सकते हैं उनका इशारा क्या था। अभी जो पिछले 2019 में बीजेपी का कहना था कि हमने 14 लाख नए 10 लाख हमने नए मेंबर बनाए हैं, और मान सकते हैं 3-4 लाख पहले भी रहे होंगे, तो 14 लाख 15 लाख हैं। 15 लाख लोगों की जेब में मोबाइल है। और जो आजकल जो चल रहा है, जैसे ये वाला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल गया, अभी एक कल और एक और चीज चली, सिविल कोड बनाने जा रहे हैं, मतलब जो काम पार्लियामेंट ने करना है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को इन्होंने इतना बेवकूफ समझा हुआ है, और तारीफें भी हो रही हैं। जो बात मोदी जी को कहनी चाहिए, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, वो काम उत्तराखंड के क्या कह सकते हैं हम, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री भाई, और तो ये तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बस में नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक का, डिजिटल की बात कर रहे हैं ना, तो वो जो है सर, इस बार पहले बड़े बड़े अखबारों में बयान हमारे देखते देखते, जब राजीव गांधी आए थे उन्होंने कुछ नागफनी के वो बना दिए थे, कुछ इसको 300-400 अखबारों में डाला था, तब से वो ट्रेंड बदलते बदलते चलता गया। अब बिल्कुल आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया। अखबारों का तो आप कहो भाई कि आपने किसी गलत छापा, उसमें विपक्ष, मतलब जय सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष वहां अनफिट रहेगा जाहिर तौर पर डिजिटल चुनाव में, क्योंकि जा जाके प्रचार का जो एक तरीका होता है, बड़ी रैलियां बंद हो गई पूरे उत्तराखंड में, यूपी में भी हर जगह, उसका जो इस चुनाव पर असर पड़ेगा, उससे क्या नुकसान है विपक्ष को? देखिए, नुकसान तो आप जानते हैं, जी, जो बीजेपी का जो तंत्र है बहुत बड़ा है। मैंने अभी बताया ना कि 14 लाख तो वो लोग हैं जो वर्कर हैं या सिंपैथाइजर हैं, उनकी जेब में मोबाइल है। मोबाइल से आप सब, जैसे हम भी कई काम मोबाइल से, मैसेज मोबाइल से, स्टोरी अपने फाइल कर लेते हैं, एडिट भी उसी में कर लेते हैं। तो जितने पहले तो जर्नलिस्ट होता, अब सिटीजन जर्नलिस्ट का जब तक वो आया, कॉन्सेप्ट आया, तो जितने लोग हैं वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट इसलिए है कि वो डिसमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं, जो उन्होंने देखा फट फट मोबाइल से वायरल कर दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, हमारे यशस्वी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका एक रसीला ऑडियो हुआ था, वायरल हुआ। इसी तरह से बाकी लोग भी होता है, तो वो उसका रोल आजकल ज्यादा हो रहा है। विपक्ष इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं है ना। विपक्ष को कौन है उत्तराखंड में? विपक्ष तो कांग्रेस ही है, और बाकी जो है यूकेडी की असली रियल और की जो 41 सीटें सर, जो 41 सीटें हैं, उस पर एक छोटी सी आपकी टिप्पणी, फिर हम किशोर रावत के पास पहुंचेंगे। वो ये कि जो 41 सीटें हैं, वो 41 सीटें उत्तराखंड की राजनीति को निर्धारित करेंगी, क्योंकि कुल 35 सीटें जीतनी है, 36। तो उसमें आपको क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो सरकार गुजरी है और जो उसके वादे नहीं पूरे हुए हैं या हवाई साबित हुए हैं, उन 41 सीटों में आपको क्या लगता है, बीजेपी अभी भी मजबूत है या कांग्रेस का वरदहस्त लगता है? देखिए, पिछली बार 41 सीट में से 34 सीट गढ़वाल से ही, अकेले गढ़वाल से बीजेपी जीत गई थी। और 2 सीट और चाहिए थी मेजोरिटी के लिए, 36 सीट का आंकड़ा था। इस समय आप भी जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो रहती ही है। बाकी कोरोना में लोग दुखी हुए, वोट क्या कहते हैं, नोटबंदी से दुखी हुए, इनका मिसगवर्न, 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, वो भी आप जानते ही हैं। महंगाई, मैं कल फोन किया आपने, मैं बहुत चमोली गढ़वाल पर इंटीरियर का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा जब सड़क टूट जाती है तो आजकल जो गैस का सिलेंडर पड़ रहा है वो 10-1200 का पड़ रहा है, उसका ढुलान भी पड़ रहा है। सरसों की एक बोतल 750 ml की, वो 200 रुपए में बिक रही है। देहरादून में 100 रुपए का आपका पेट्रोल चला गया। पहले जब यहाँ राज्य बना था उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 3 लाख लोग थे, आज की डेट में 9 लाख लोग वो हैं। वो 9 लाख लोग तो इनको दुआएं देंगे नहीं। कर्मचारी नाराज है, आप वो भी जानते हैं, किसान नाराज है, आम आदमी गृहिणी भी नाराज इसलिए होगी क्योंकि उसके
महंगाई पर भी पड़ रहा, गैस पर भी उसका पड़ रहा है। तो बाकी इन्होंने कुछ किया नहीं। जो उत्तराखंड का भूमि कानून था उसका इन्होंने सत्यानाश करा के बिकवा दी। उत्तराखंड की जमीनें जो प्राइम लैंड थी वो बिकवा दी। उसके बाद लोकायुक्त की बात की थी, डर गए कि कहीं पकड़े न जाए। लोकायुक्त जो ऑलरेडी था, जो कानून बना हुआ था, जो पार्लियामेंट ने पास करके दिया था, वो डंप कर दिया, नया बनाया नहीं। तो इस तरह से करके तो इनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इन द मीन टाइम इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला दी, आजकल लैंड जिहाद चला दिया। आप समझ रहे, जो मैंने बोला कि कॉमन सिविल कोड बनाएंगे, अरे किसको तुम बेवकूफ समझ रहे हो, है ना? तुम कैसे सिविल कोड, समान नागरिक संहिता तो पार्लियामेंट का काम है, और ये फंडामेंटल राइट्स लोगों के मामले हैं, तुम कैसे कर लोगे? लेकिन आम आदमी को बेवकूफ समझते हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी आपका ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी असर करेगी, आपका ये कहना है कि मुद्दे बड़े हैं, जिस बात को अभी कह रहे थे किशोर जी किशोर कह रहे थे अभी कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा इशू है। सर आएंगे हम आपके पास वापस, एक बार कोशिश करेंगे कि मैं फिनिश कर दूं, अजय मैं फिनिश कर दूं। जो 34 है ना, उसका मैंने एकदम हाफ किया, 17। अगर मतलब इनको ये रेडिकलाइज करके सर का सांप्रदायिकरण करने के बाद भी ये 17-18 से ऊपर मुझे लगते हुए नहीं जाते हैं। 20 के आसपास मैक्सिमम चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। यार कुमाऊं से मुझे लगता है, ये जगाती साहब बताएंगे, मुझे लगता है 10-11 से ज्यादा नहीं जा रहे हैं। यस, चलिए, तो खैर, तो किशोर आपसे एक टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी, ये कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा इशू है, लेकिन चूंकि आप डेली रिपोर्टर हैं, रोज इलाके में जाते होंगे, आपको लगता है कि कल जब बूथ 8 बजे खुलेगा और वहां वोटर पहुंचेगा, तो यह जो छोटा सा उपहार चुनाव से पहले रुपए और पैसे का और दारू का दिया जा रहा है, और जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल है, और मुख्यमंत्री अपने बूते से बाहर की बात जो घोषित करते हैं समान नागरिक संहिता का, इसको किनारे करते हुए और असल मुद्दों पर कल वोट देने पहुंच रहा है, एज ए पत्रकार, एक रिपोर्टर के तौर पर आपको लगता है? छोटी सी मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जयसिंह सर ने मेरे को पत्रकारिता सिखाई है, और संजय सर भी सीनियर है, और जगाती जी वो भी मेरे से सीनियर है, तो आप तीनों की बातें तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इशू आप लोगों ने तीनों ने किया है। वोटिंग की परसेंटेज की बात करें, या वोटिंग का जो कास्ट होगा, वो कास्ट जाहिर सी बात है कि जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड के 22 साल में ये शायद पहली बार होगा कि उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा, जबकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश में एक चीज एस्टैब्लिश करता है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, और वोट यहाँ पर विकास के नाम पर और लोग रोजगार के नाम पर, इन चीजों के जो भी महत्वपूर्ण चीजें उनके नाम पे दिया जाता है। अगर वोटिंग की बात करें, आपने कहा है कि ये लोग एक शब्द है, मैं हर किसी से बूथ पे, हाँ मैं एक शब्द बोलता हूँ हिंदी में, माहौल, और इंग्लिश में परसेप्शन। परसेप्शन अगर एक बार पहले से लोगों ने तैयार कर लिया है कि किसको वोट डालना है, उसके बाद जो भी चीजें होती है थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट होता है, लेकिन परसेप्शन तैयार है। 22 लाख उपनल कर्मचारी है जो बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हैं कि हम इनके खिलाफ वोट करेंगे। पुलिस का आपको पता है जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट डाल रहे, तो शायद उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर वोट जो डलेगा वो भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे जाहिर से डले तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड के करीबन सिर्फ 81 लाख जो वोटर्स, वो नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ से ज्यादा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। जी संजय जी, इसको थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, आपसे एक टिप्पणी लेते हैं, फिर इस पूरे बातचीत को खत्म करेंगे जयसिंह साहब से। संजय, एक चीज बताइएगा कि जब मैं घूम रहा था लगातार, आपके यहाँ 1 हफ्ते था, उस इलाके में, क्षेत्र में, लोग विधायक से नाराज हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ जगहों पर कहते हैं हम विधायक को जानते भी नहीं, वोट मोदी जी को देंगे। यह जो परसेप्शन गढ़ा गया है, जिसको किशोर कह रहे थे, क्या यह परसेप्शन विपक्ष पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये परसेप्शन गढ़ा तो गया है, लेकिन 2017 के मुकाबले ये शायद इस बार बहुत ज्यादा काम करेगा नहीं। ये शायद भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो उत्तराखंड में अपने कामों के नाम पर अगर वोट नहीं मांग पा रही है और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, तो यहाँ पे उसकी कमी जाहिर होती है। लगता है कि वो, उनके पास बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है अगर ऐसा, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री ने जो कॉमन सिविल कोड पे बयान दिया है, तो वो कम्युनलाइज करने की कोशिश जरूर है, लेकिन उससे उसका कितना फर्क पड़ेगा ये चुनाव में देखना होगा। लेकिन एक में आपने मेरी पोस्ट का जिक्र किया था, तो मैं शराब और पैसा, तो
तो वो मेरा जिक्र ये था कि जो अपने कार्यकर्ताओं को जब ये बूथों पे जाने के लिए बस्ते देते हैं, तो उस बस्ते में 25,000 रुपए प्लस 2 पेटी शराब। अब आप ये लगाइए कि अगर कहीं 110 बूथ है या 100 बूथ है, तो जो हमारे चुनाव आयोग का जो खर्चा तय किया है वो एक प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपए तय किया है। तो आप ये सोचिए कि 25,000 अगर एक बूथ पे जा रहा है, साथ में शराब की 2 पेटियां अलग से हैं, तो ये चुनाव कहाँ पहुंच रहा होगा? ये सिर्फ बूथों का खर्चा बता रहा हूँ। बाकी जो चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी ने जो खर्चा है, पोस्टर बैनर जो भी है, अब ये समझिए। अब मुझे मालूम नहीं कि इससे मतदाता कितना प्रभावित होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और अच्छे खासे स्तर पे चल रहा है, खासकर सत्ताधारी पार्टी पे, क्योंकि थोड़ा मुझे करेक्ट भी करिएगा। मैं एक जगह सुन रहा था, एक इलाके में था, संभवतः मैं काला ढूंगी में था, तो लोगों ने बताया कि पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, आधा पैसा चुनाव से पहले दिया जा रहा है और आधा पैसा वोट देने के बाद दिया जा रहा है। इसके बारे में भी कोई मतलब है ये जानकारी सही है? ये कहना आपका सही है, वो मतदाताओं के हाँ, मतदाताओं की बात, हाँ, वो जो मतदाताओं के लिए है। लेकिन जब आपके एक बूथ जो प्रॉपर एक बूथ को लोग जाके मैनेजमेंट करते हैं, लोग वहां पे बैठ के, ये उनका खर्चा बता रहा हूँ आपको। बाकी तो छोड़िए, बाकी तो जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। तो ये आप उस हिसाब से 2-2.5 करोड़ का खर्चा तो सिर्फ बूथ मैनेजमेंट में ही खर्च हो रहा है। तो 40,000 की सीमा कहाँ पे जाके रुकी? देखिए, ये अभी बीच में जिक्र हुआ था कि 2-3 दिन से क्या है कि शराब की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उसको देखने के लिए न कहीं पे एसटीएफ है, न पुलिस प्रशासन है, क्योंकि संसाधनों की शायद उनके पास भी कमी होगी। लेकिन अंत में जो परिणाम जो भी होगा, लेकिन फिलहाल पैसा शराब जमकर चुनाव में चल रहा है और अच्छे खास। आज हमारे हल्द्वानी में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी धरने में बैठे हैं कि भाजपा प्रत्याशी जो है पैसा बांट के मत खरीदने की कोशिश कर रहा है। करण माहरा ने भी एक वीडियो जारी किया है रानीखेत सीट से, उन्होंने भी कुछ। मैं बिल्कुल रानीखेत का वही जिक्र कर रहा हूँ। तो रात को लगा लीजिए कि अब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, एक प्रत्याशी जो है अपनी पत्नी के साथ रात को 11:30 बजे 16 गाड़ियों की कॉन्वॉय में निकल रहे हैं। कुछ लोग उनको पकड़ते हैं, लेकिन आप ये लगा लीजिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 11:30 बजे आप 16-17 गाड़ियों का काफिला लेके कहाँ जा रहे हैं? रात के टाइम तो आप चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, प्रचार बंद हो चुका है 11:30 बजे और 16-17 गाड़ियां। प्रशासन इसमें मूक दर्शक है, बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार नहीं। ठीक है, समय की थोड़ी सीमा हमारे पास, आपने महत्वपूर्ण बात कही। हम आखिरी टिप्पणी कल रुड़की में भी पकड़ा गया। जय सिंह रावत जी, आप ही से लेंगे आखिरी टिप्पणी। उससे पहले अगर कोई छोटी टिप्पणी आपको बात छूट रही हो किशोर जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुल 5 मिनट बचा है। छोटी एक टिप्पणी अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो सीधे हम जय सिंह जी के पास पहुंचेंगे अगर कुछ लगता है। जी नहीं, देखिए अभी फिलहाल जो शराब की बात की जा रही थी, आप तीनों लोग जो मेरे से सीनियर हैं शराब की बात करते, एक वीडियो आप पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने डाला है खटीमा का, जिसमें प्रेजेंट सीएम कुछ चीजें बांट रहे हैं, उनका झगड़ा चल रहा है। और अभी लेटेस्ट 1 घंटे पहले का, जिसमें वो जो आप पार्टी के कलेर साहब वो बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं करते, आप जिस तरह से बांट रहे हैं। अब बांटने का शब्द उसमें तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का दुरुपयोग तो चल ही रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब वो क्या कर रहे हैं ये तो वही देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड में शराब जो राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण राजस्व का पार्ट है, उसमें जाहिर सी बात है अब शराब और पैसा तो ये आखिरी उत्तराखंड के सारे चुनावों में ही है। लेकिन वोट जो है इस बार बहुत कंट्रास्ट होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पूरी जोर से लगी हुई है और बीजेपी भी। अब सर ही टिप्पणी देंगे क्योंकि सर ज्यादा करीब से सर ने बहुत कुछ देखा है। तो जय सिंह रावत जी के पास ही चलते हैं। सर 2-3 सवाल जो इन दोनों लोगों से हुआ, जो हम लोग घूमते के दौरान भी समझ में आया। पहला ये कि शराब और पैसे की मार, दूसरा निर्वाचन आयोग का सलूक दूसरी पार्टियों के साथ, और तीसरा सत्ता की अपनी हनक होती है जैसा कि दिखाई देता है, और चौथा वह बूथ मैनेजमेंट और डिजिटल चुनाव की आफत तो है ही। इन सब के बीच भी आपको लगता है कि कांग्रेस या विपक्ष की मजबूती बनी रहेगी और जो रिजल्ट आएंगे वह जाहिर तौर पर जनता के नए पक्ष में आएंगे, ऐसा लगता है आपको?
देखिए परसों तक जी आवाज, इंटरनेट की समस्या संभवतः ठीक हो। कांग्रेस या पार्टी क्लेम कर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि कम से कम मेजॉरिटी 36-37 सीट ऐसा लग रहा था कांग्रेस को मिल ही जाएंगी। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 30-32 तक आ सकते हैं, तब आ सकते हैं जिन चीजों को आपने बताया। एक तो मोदी जी का, दूसरा हिंदू मुसलमान, तीसरा जो अपने, क्योंकि ये रिचेस्ट पार्टी है बीजेपी, आप जानते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं हम तो दुनिया की सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट भी हम इसको मानते हैं। वो तो एडीआर का रिपोर्ट आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी है। दूसरा कम्युनलाइज भी कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। बावजूद इसके मुझे लगता है ये 30-32 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्थिति होगी तो हंग की स्थिति होगी, ये भी होगी। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र वो कह रहे थे, शेयर कर दूं, कल रुड़की में वो सुरेश राठौर के पकड़े गए हैं लोग, 15-16 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं। अब तो जिन पर एक बार मीटू का भी आरोप लगा था वो है। तो तमाम इनके बावजूद भी मुझे लगता है उत्तराखंड के लोगों को इतना बेवकूफ ये समझ रहे हैं। क्या मुझे नहीं लगता लोग इतना बेवकूफी करेंगे जो इतनी बड़ी बात बोल दे कि पार्लियामेंट का काम कह दे कि मैं विधानसभा से पास कराऊंगा। दूसरा मुख्यमंत्री बोलता है कि उत्तराखंड 200 सालों तक अमेरिका का गुलाम रहा। तीसरा रत्न बोलता है इनका कि नहीं गाय क्या कहते हैं ऑक्सीजन ही इनहेल करती है और ऑक्सीजन ही एक्सहेल करती है। इतने महारथी इन्होंने दिए हैं, इतना अत्याचार ऑलरेडी ये उत्तराखंड पर कर चुके हैं, क्या आगे भी कर पाएंगे? तो अगर करेंगे तो ये क्या बोल सकते हैं। मुझे लगता है फिलहाल जो वो है एज जो है कांग्रेस का है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे लग ही जाता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही है आज की तारीख में भी। चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। देहरादून से हमारे साथ थे किशोर रावत जो पत्रकार हैं, उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे साथ जय सिंह रावत जी, और कुमाऊं मंडल से संजय स्वार थे। इन तीनों लोगों की बात से इतनी बात समझ में आई है कि तमाम मुश्किलें हैं सत्ता की, जो चर्चाएं हुई, सत्ता का आखिरी हथियार शराब और पैसा होता है, कम्युनलाइज करना होता है, यह सब हथियार अपनाए जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र होता है, जनता चुप भले रहती है लेकिन असर करती है, और वह असर कल शाम तक उम्मीद करिए कि दिखाई देने लगेगा। फिर एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम पर एक बड़े पैनल के साथ जुड़े और उत्तराखंड का मिजाज किधर गया, किस तरफ बढ़ा, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या बनी रहेगी बीजेपी, सभी सवालों पर बातचीत करेंगे। आप सबका शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।